आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो है अंग्रेज़ी से हिंदी अनुवाद के समय आने वाली समस्याएं और उनका समाधान, जो PGTT 1 अनुवाद सिद्धांत और प्रविधि से है। अंग्रेज़ी से हिंदी अनुवाद करते समय हमें जिन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है वह है मूल या स्रोत भाषा अंग्रेज़ी पर अधिकार, यानी कि जिस भाषा का हमें अनुवाद करना है। लक्ष्य भाषा हिंदी पर अधिकार, यानी कि जिस भाषा में हमें अनुवाद करना है। विषय का सम्यक ज्ञान और अभ्यास। इसके लिए हमें जिन साधन उपकरणों की ज़रूरत होती है वह है अंग्रेज़ी शब्दकोश, हिंदी शब्दकोश, पारिभाषिक शब्दकोश, अंग्रेज़ी हिंदी के परिभाषा कोश या विश्वकोश। अंग्रेज़ी हिंदी अनुवाद की समस्याएं और समाधान। पहली समस्या जिसका सामना करना पड़ता है वो है उपयुक्त पर्याय चयन की समस्या। ये समस्या कैसे हो सकती है, क्योंकि एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। तो पर्याय निर्धारण का प्रमुख और मौलिक आधार जो होता है वो है संदर्भ। वाक्य के संदर्भ के अनुसार हमें उपयुक्त पर्याय का चयन करना चाहिए, यानी कि जो उनके अर्थ है उसमें से जो सबसे सटीक रहे, उपयुक्त रहे, उसका चयन करना चाहिए। दूसरा आधार जो है वो है भाषा की प्रकृति, यानी कि वाक्य विन्यास कैसा है, शब्द योजना कैसी है, या फिर वर्ण मैत्री के अनुसार। और प्रायोगिक स्तर, यानी कि हम सामान्य अनुवाद कर रहे हैं या पारिभाषिक अनुवाद कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें पर्याय का चयन करना चाहिए। उदाहरण के लिए देखें तो फाइन शब्द है, इसके अनेक अर्थ हैं जिनमें कि सुंदर, अच्छा, सुसंस्कृत, सूक्ष्म, बारीक और जुर्माना आदि। अब हम इस सेंटेंस को देखें, ही इज़ अ फाइन मैन। तो यहाँ पे हम व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो जो इसका अर्थ पर्याय होगा वो होगा कि वह अच्छा या सुसंस्कृत पुरुष है। फिर हम दूसरे देखें फाइन पाउडर, क्योंकि पाउडर की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे जो उसका पर्याय लेंगे वो है बारीक। आई एम फाइन, यानी कि मैं ठीक हूँ। फिर पे द फाइन, तो यहाँ पे हम जो पर्याय लेंगे वो है जुर्माना, कि जुर्माना भरे या अदा करें। अब इसी तरीके से देखें तो एक ही शब्द के कई बार विपरीत अर्थ भी हो सकते हैं। जैसे कि एक शब्द है एक्सप्लॉइट, जिसका एक अर्थ होता है शोषण और दूसरा अर्थ होता है लाभ उठाना या उपयोग करना। यानी कि शोषण जो है वो नेगेटिव वे में है और लाभ उठाना और उपयोग करना पॉजिटिव वे में। तो हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही उसके पर्याय का चयन करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, रिच ऑलवेज एक्सप्लॉइट्स द पुअर, अमीर हमेशा गरीब का शोषण करता है। इसी में हम दूसरा सेंटेंस देखें तो वो है वी शुड एक्सप्लॉइट आवर टैलेंट, यानी कि हमें अपनी प्रतिभा का उपयोग करना चाहिए या उसका लाभ उठाना चाहिए। फिर हम सामान्य शब्द और पारिभाषिक शब्द की बात करें तो एक शब्द है स्टेट। सामान्य रूप में ये संज्ञा के रूप में स्थिति को बताता है और क्रिया यानी कि वर्ब के रूप में यह कहना, वर्णन या करना आदि इसके अर्थ होते हैं। पारिभाषिक रूप में देखें तो इसके अर्थ होते हैं राज्य, शासन और सरकार। तो हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही इसके जो अर्थ है उसका पर्याय हम चयन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस है ही इज़ हैप्पी विथ हिज प्रेजेंट स्टेट, यानी कि यहाँ कंडीशन की बात की गई है, तो हम कहेंगे कि वह अपनी वर्तमान स्थिति से खुश है। फिर आई वॉन्ट टू स्टेट दैट, यानी कि मैं ये बताना चाहता या चाहती हूँ। फिर एक सेंटेंस है कि गोवा इज़ अ स्टेट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे पारिभाषिक शब्द है तो हमने उसका अर्थ उसी अकॉर्डिंग लिया है कि गोवा भारत का एक राज्य है। दूसरी अनुवाद की समस्या आती है क्रिया विशेषण और विशेषण शब्दों के अनुवाद में, यानी कि एडवर्ब और एडजेक्टिव वर्ड्स के अनुवाद में।
अंग्रेज़ी में अभावात्मक विशेषणों का निर्माण अक्सर जो है अन और इन उपसर्गों से होता है। हिंदी में भी अ और अन उपसर्ग का प्रयोग करके इन शब्दों का बनाया जाता है, जैसे कि फेयर, अनफेयर, कंप्लीट, इनकम्प्लीट। तो इन शब्दों के तरह ही हम हिंदी में भी अ और अन उपसर्ग का प्रयोग करके शब्द अनुवाद कर सकते हैं, जैसे कि उचित, अनुचित, पूर्ण, अपूर्ण, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण आदि। अब विशेषण शब्दों में भी देखें तो कई शब्दों के अर्थ जो हैं वो अच्छे और बुरे दोनों तरीके से हो सकते हैं, तो इनका भी हमें संदर्भ के अनुसार चयन करना चाहिए। जैसे कि एक शब्द है फैंटास्टिक, इसका अर्थ जो है अद्भुत भी है और बेहुदा, बेतुका आदि भी है। तो हमें यहाँ पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही उसका क्या अर्थ बैठेगा उसका हमें चयन करना चाहिए। जैसे कि ये एक एग्ज़ाम्पल देखें, इट्स अ फैंटास्टिक न्यूज़, यानी कि यह एक शानदार खबर है। तो यहाँ पे जो अर्थ लिया गया है वो पॉजिटिव वे में लिया गया है। दूसरा सेंटेंस देखें, ही ड्रू अ फैंटास्टिक एनिमल विद 2 हेड्स, यानी कि यहाँ एक ऐसे जानवर की बात की गई है जिसके 2 सर हैं। तो यहाँ पे हम जो अर्थ लेंगे वो है कि उसने 2 सिरों वाला एक बेतुका जानवर बनाया। फिर कई बार क्या होता है कि शब्दों का जो अनुवाद होता है वह उपयुक्त अनुवाद भी होता है और कई बार उसके पूर्व प्रचलित अनुवाद भी हो सकते हैं। जैसे कि रेलेवेंट शब्द को देखें तो इसका जो उपयुक्त अनुवाद है वो है सार्थक, लेकिन क्योंकि इसके लिए मतलब पहले से जो यूज़ होता आया है वो है प्रासंगिक, तो ऐसे में क्या होता है कि हम सार्थक अर्थ भी यूज़ कर सकते हैं उसके लिए और प्रासंगिक अर्थ भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों ही अर्थ जो हैं वो मान्य हैं। क्रिया विशेषणों यानी कि एडवर्ब्स की बात करें तो इनका प्रयोग कई बार असाधारण लाक्षणिक अर्थ में किया जा सकता है, यानी कि अलंकारिक रूप में। जैसे कि हम एक एडवर्ब देखें कि टेरिबली अपसेट, यानी कि वैसे टेरिबल का हम अर्थ देखें तो वो होता है बुरा, लेकिन हम यहाँ पे हम बुरी तरीके से परेशान नहीं कहेंगे, हम उसके लिए यूज़ करेंगे कि बेहद परेशान। फिर है टेरिबली इम्पोर्टेंट, यानी कि अब यहाँ पे हम बेहद ज़रूरी या बहुत ज़रूरी यूज़ करेंगे। अब इसी शब्द को देखें तो एडजेक्टिव के रूप में इसका जो यूज़ है वो है कि हम कहें कि टेरिबल न्यूज़, तो हम यहाँ पे जो अर्थ लेंगे वो है बुरी खबर। तो हमें वर्ड्स के अकॉर्डिंग ही करना है कि जहाँ पे वो क्या उसका संदर्भ बैठता है उसी अकॉर्डिंग उस वर्ड का अर्थ हमें वहाँ पे यूज़ करना है। तीसरी समस्या जो होती है वो है क्रियापद का अनुवाद, यानी कि वर्ब फ्रेज या फ्रेजल वर्ब। जो वर्ब फ्रेज होता है वो एज एन एक्शन यूज़ किया जाता है, तो हम इसके देखें तो क्रियापद वाक्य का मूल आधार होता है। अंग्रेज़ी के अनेक क्रियापदों का यथातथ्य अनुवाद करना कठिन हो सकता है। अंग्रेज़ी के कई शब्द समानार्थ होते हैं, परंतु अर्थ छाया में सूक्ष्म अंतर होता है, यानी कि उनके अर्थ सेम होंगे लेकिन उसमें बहुत ही सूक्ष्म अंतर होता है। तो हमें उसका किस तरीके से अनुवाद करना है या क्या अर्थ लेना है वह हमें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। जैसे कि 2 शब्द हैं टेल और से। टेल जो है वो व्यक्तिगत रूप से यूज़ होता है और से जो है वो सामान्य रूप से, यानी कि आप किसी को व्यक्तिगत रूप से जब बताएंगे तो वहाँ पे हम टेल वर्ड यूज़ करते हैं, और जब हम सामान्य रूप से किसी से बात करते हैं तो वहाँ पे हम से वर्ड यूज़ करते हैं। ये जो है कहने की व्यंजना होती है, यानी कि भाव प्रकट करने की क्रिया। अब जैसे है कि ही टोल्ड मी, तो यहाँ पे उसने व्यक्तिगत रूप से किसी को बताया, तो हम यहाँ पे उसका अनुवाद करेंगे कि उसने मुझे बताया। ही सेड टू मी, यहाँ पे सामान्य रूप से इसका अनुवाद हो रहा है, तो हम कहेंगे कि उसने मुझसे कहा। अंग्रेज़ी के कई क्रियापदों का कोई निश्चित हिंदी पर्याय का प्रयोग नहीं हो सकता, यानी कि कई बार होता है कि उनके कोई निश्चित पर्याय नहीं होते, कि वहाँ पे हम वही बात है कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसका क्या पर्याय लेना है वो हम यूज़ कर सकते हैं, कि सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग ही उसका अर्थ लेना।
जैसे कि शब्द है एजर्ट, तो यहाँ पे जो इसके अर्थ होते हैं वो ज़ोर देकर कहना भी हो सकता है और आग्रहपूर्वक कहना भी हो सकता है। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग वहाँ पे किस तरीके से यूज़ होना है वो हम लेंगे। इसी तरीके से एक रिमार्क शब्द है, जब हम एक शब्द के रूप में उसका पर्याय देखते हैं तो वो होता है अभियुक्ति, और अगर हम क्रियापद यानी कि वर्ब फ्रेज के रूप में अगर उसका अर्थ लेते हैं तो उसका अर्थ होता है प्रतिक्रिया व्यक्त करना या फिर प्रत्युत्तर देना। तो यहाँ पे शब्द किस तरीके से लिया गया है कि वह सामान्य रूप से लिया गया है या एक वर्ब फ्रेज यानी कि क्रियापद के रूप में लिया गया है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें उसका अनुवाद करना चाहिए। हिंदी अंग्रेज़ी अनुवाद में चौथी समस्या जिस चीज़ की होती है वो है कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य के अनुवाद की, यानी कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इसके अनुवाद करते समय अनुवादक को सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेज़ी और संस्कृत में कर्मवाच्य यानी कि पैसिव वॉइस का मुक्त प्रयोग होता है, परंतु हिंदी भाषा में वैसा नहीं होता। जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए देखें, आई हैव बीन अपसेट। हैव बीन का अगर हम अर्थ देखें तो वो होता है किया गया। अगर हम इसका शाब्दिक अनुवाद देखें तो वो होगा मुझे परेशान कर दिया गया है। लेकिन अगर हम इसका सही अनुवाद करें हिंदी भाषा के अकॉर्डिंग तो वो होगा मैं परेशान हो गया हूँ। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस है द ट्रेन हैज़ बीन डिलेड। हैज़ बीन डिलेड का अर्थ देखें तो विलंबित कर दिया गया है। अगर हम इसका शाब्दिक अनुवाद करें तो वो होगा कि रेलगाड़ी देर कर दी गई है। लेकिन जो सही अनुवाद होना चाहिए हिंदी भाषा की प्रकृति के अनुसार वो होगा रेलगाड़ी देर से आ रही है। कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य के अनुवाद करते समय दूसरी चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है, वो होता है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया का, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। अब सकर्मक क्रिया की बात करें तो उसमें सब्जेक्ट जो होता है वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसकी स्थिति अनिवार्य होती है, यानी कि कर्ता की, जबकि अकर्मक क्रिया में ऐसा नहीं होता, यानी कि उसमें सब्जेक्ट की स्थिति जो है वो अनिवार्य नहीं है। अब हम वर किल्ड का उपयोग दो सेंटेंस में देखें। वर किल्ड जो होता है उसका अगर हम अर्थ देखें तो वो होगा मारे गए। अब हम सकर्मक क्रिया का एक सेंटेंस देखें कि 10 persons वर किल्ड इन द राइट, क्योंकि यहाँ पे दंगे हुए और दंगों में जो है लोग होते हैं दंगे करने वाले, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो लोग हैं, चाहे वो डायरेक्ट प्रेजेंट हो या इनडायरेक्टली। तो जब हम इसका अनुवाद करेंगे तो वो होगा कि दंगों में 10 व्यक्ति मारे गए, क्योंकि उन्हें सब्जेक्ट जो था उन्होंने मारा, चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे ना प्रेजेंट हो। अब इसी तरीके से हम दूसरा सेंटेंस देखें जो अकर्मक क्रिया का है, तो वो है 10 persons वर किल्ड इन द ट्रेन एक्सीडेंट। अब ट्रेन एक्सीडेंट है वो एक हादसा होता है, यानी कि उसे जो है किसी ने किया नहीं होता और अपने आप हो जाता है। तो जब हम यहाँ इसका अनुवाद करेंगे तो हम ये नहीं कहेंगे कि रेल हादसे में 10 लोग मारे गए, हम यहाँ पे अनुवाद करेंगे कि रेल हादसे में 10 लोगों की मौत। पांचवी अनुवाद की समस्या है प्रत्यक्ष और परोक्ष कथन की, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की। अंग्रेज़ी में इनके निश्चित नियम होते हैं, यानी कि जब हम एक प्रत्यक्ष कथन को परोक्ष कथन में परिवर्तित करते हैं तो उसमें जो प्रधान वाक्य का कर्ता कर्म होता है, यानी कि सब्जेक्ट प्रोनाउन, उसका पुरुष रूप यानी कि पर्सन फॉर्म और क्रियापद रूप यानी कि वर्ब फेस के अनुसार ही उपवाक्य के कर्ता का पुरुष रूप और क्रियापद का कालिक रूप बदल जाता है। यहाँ पे अगर हम प्रत्यक्ष कथन ही सेड टू मी यू आर लेट का परोक्ष कथन में परिवर्तन करें तो वह हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट आई वॉज लेट। तो जो प्रत्यक्ष कथन का यू था उपवाक्य में सेकंड पर्सन, वह परोक्ष कथन में फर्स्ट पर्सन में चेंज हो जाएगा आई, और
उपवाक्य का जो टेंस था आर, वो परोक्ष कथन में पास्ट टेंस वॉज में चेंज हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ परोक्ष कथन का अनुवाद करें, यानी कि इनडायरेक्ट सेंटेंस का, तो वह होगा उसने मुझे बताया कि मैं देर से आया था। अगर हम इसका अनुवाद देखें तो हमें लगेगा कि ये एक ही पर्सन अपने बारे में बता रहा है कि वह पास्ट में किसी टाइम लेट आया था, जबकि यहाँ पे एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के बारे में बात कर रहा है। तो अगर हम इसका सही अनुवाद करें तो हम इसके मूल वाक्य यानी कि डायरेक्ट सेंटेंस का अनुवाद करेंगे कि उसने मुझसे कहा कि तुम देर से आए हो। पर यहाँ पे हम यहाँ की को एक विभाजक रेखा के तौर पे ऐड करेंगे, जिससे वह एक सेंटेंस का सही अर्थ बन सके। तो इसका सही अनुवाद होगा उसने मुझसे कहा कि तुम देर से आए हो। तो जब हम प्रत्यक्ष कथन या परोक्ष कथन का अनुवाद करते हैं तो ऐसे अनुवादों में हमें संदर्भ के अनुसार ही अनुवाद करना चाहिए। समस्या है मिश्र वाक्यों का अनुवाद, यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का अनुवाद। अंग्रेज़ी में जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं उसमें क्रियापद यानी कि वर्ब फ्रेज का प्रयोग कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट से पहले हो जाता है। इसलिए कर्म से संबद्ध विशेषण, क्रिया विशेषण आदि दोहरी या तीसरी श्रृंखला में आसानी से प्रधान वाक्य के साथ जुड़ जाते हैं, जबकि हिंदी में कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट का प्रयोग क्रियापद से पहले हो जाने की वजह से इस प्रकार की श्रृंखला नहीं बन पाती है। तो जब हम ऐसे मिश्र वाक्यों का अनुवाद करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें उन्हें दो सरल वाक्यों में परिवर्तित कर देना चाहिए। जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए देखें, द मैन whom you met last evening when we went to see the play in Shri Ram Center for Art and Culture is well-known stage director इब्राहिम अलकाजी। तो अगर हम इसका यथावत अनुवाद करें तो वह होगा वह व्यक्ति जिससे तुम कल शाम मिले थे जब हम नाटक देखने श्री राम कला एवं संस्कृति सेंटर गए थे, वह जाने माने मंच निर्देशक इब्राहिम अलकाजी हैं। तो ये अगर हम अनुवाद देखें तो सेंसिबल नहीं लगता है। तो अगर हम इसका सही अनुवाद करें तो हम इन्हें इस पूरे एक मिश्र वाक्य को दो सरल वाक्यों में बदल सकते हैं। जैसे कि वह व्यक्ति जाने माने मंच निर्देशक इब्राहिम अलकाजी हैं। तुम उनसे कल शाम मिले थे जब हम नाटक देखने श्री राम कला एवं संस्कृति सेंटर गए थे। यहाँ पे हम उनसे की जगह दोबारा इब्राहिम अलकाजी भी यूज़ कर सकते हैं कि तुम इब्राहिम अलकाजी से कल शाम मिले थे जब हम नाटक देखने श्री राम कला एवं संस्कृति सेंटर गए थे। अंग्रेज़ी हिंदी अनुवाद की जो आखिरी समस्या है वह है मुहावरे और कहावतों का अनुवाद। मुहावरे और कहावतें प्रत्येक भाषा के अभिन्न अंग होते हैं जिनका प्राय अनुवाद नहीं हो सकता। मुहावरों का शब्दानुवाद न देके हमें लक्ष्य भाषा में प्रचलित समानांतर मुहावरा ही देना चाहिए, यानी कि जो स्रोत भाषा का मुहावरा है, जो उसका अर्थ है उसी अर्थ के अनुसार जो हमारी लक्ष्य भाषा है उसमें जो मुहावरा यूज़ होता है उसको हमें अनुवाद में इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि एक इंग्लिश मुहावरा है टिट फॉर टैट, तो इसके जो है अर्थ के अकॉर्डिंग ही जो हिंदी मुहावरा है जैसे को तैसा, उसको आप अनुवाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमें ऐसे ही समानांतर मुहावरों का इस्तेमाल करना चाहिए जिनकी भाषा शिष्ट हो। अगर किसी कहावत की भाषा या मुहावरे की भाषा शिष्ट ना हो तो उसके स्थान पर हमें वाच्यार्थ देना चाहिए, यानी कि उसका जो अर्थ है हमें उसका प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए एक इंग्लिश कहावत है अ बैड वर्क्समैन क्वारल्स विद हिज टूल्स। तो अगर हम इसका समानांतर कहावत देखें हिंदी में तो वह होती है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। लेकिन इसकी शिष्ट भाषा ना होने के कारण हमें इसे अनुवाद में प्रयोग ना करके इसके वाच्यार्थ को प्रयोग करना चाहिए, जो कि होगा
अनाड़ी व्यक्ति अपना दोष दूसरे के मत्थे मढ़ देता है। इसी तरह जहाँ समानांतर मुहावरा या कहावत ना हो लक्ष्य भाषा में, वहाँ भी अर्थ देना चाहिए जो भाषा की प्रकृति के अनुसार उसकी व्याख्या दे। जैसे कि टू फील एट होम, तो इसका अर्थ होता है सहजता का अनुभव करना। इसी तरीके से टू फेस द म्यूज़िक, तो अगर हम इसका अर्थ देखें हिंदी में तो वह होता है परेशानियों का सामना करना। तो हमें मुहावरे और कहावतों के अनुवाद करते समय इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पे शिष्ट भाषा हो वहाँ पे हमें समानांतर कहावत या मुहावरा प्रयोग करना चाहिए, और जहाँ पे इस तरीके की भाषा ना हो वहाँ पे हमें उसका वाच्यार्थ लेना चाहिए। इसी तरीके से जहाँ पे उसके समानांतर मुहावरा या कहावत ना हो वहाँ पे भी हमें उसकी व्याख्या का प्रयोग करना चाहिए।